नमस्कार, मैं आदित्य प्रकाश शर्मा झारखंड विशेष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि मैं जेपीएससी घोटाले पर बात करूंगा, तो आज उसी विषय पर बात करना है। इसके पहले जो अभी करंट जो घटनाएं हुई है उसके विषय में मैं थोड़ा सा बात कहना चाहता हूँ कि जो सीजीएल की परीक्षा में झारखंड सीजीएल की परीक्षा के परीक्षा फल पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो मैंने कहा था कि सरकार को चाहिए कि विद्यार्थी छात्रों की शिकायत को दूर करें, आयोग के किसी सदस्य या अध्यक्ष को बुलाकर और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच में मध्यस्थता कर उनके मामलों को सुलझाएं। पर ऐसा हुआ नहीं, और जो पास परीक्षा किए हैं और जो नहीं भी किए हैं उन सबका भविष्य आधार में लटक गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। दूसरी बात है कि जो आज कहा गया है कि झारखंड का कोयले के रॉयल्टी का जो बकाया है उसे नहीं दिया गया तो कोयले की ट्रांसपोर्टिंग रोक दी जाएगी। तो मैं इस पर कहना चाहता हूं कि कोयले की बकाया रॉयल्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोयले का रॉयल्टी का रेट जो सो बढ़ाया जाए। बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि झारखंड को कोयले से 90% की रॉयल्टी मिलती है। बाकी खनिजों से तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इसका भी उत्पादन झारखंड में होता है, पर उन खनिजों से झारखंड सरकार को रॉयल्टी कम मिलती है। तो 14% जो रेट है यह तो बहुत कम है, और कोयले का जो 14% मिलता है वह जो बिक्री की कीमत है कोयला कंपनियों के उस पर 14% मिलता है, और फिर प्रति टन 100 रुपया राज्य सरकार उस पर अपना कर लगाती है। तो 14% तो बहुत कम राशि है। अभी वर्तमान में अगर आपको जो खान से कोयला निकलता है उसको आप खरीदना चाहें तो 6,000 रुपये पर टन आपको मिलेगा। तो अगर 840 रुपया आपका हुआ तो ये तो बहुत कम है। अगर आपको आधा किलोमीटर भी कोयले को ले जाना है, 1 टन कोयले को, तो ठेला वाला आपसे इससे ज्यादा पैसे की मांग करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ के नेताओं का जो रवैया रहा है वह राजहित में कभी भी नहीं रहा है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है झारखंड विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है कि रॉयल्टी के दर को बढ़ाया जाए? कम से कम 40%, 50% तक रॉयल्टी होना चाहिए, क्योंकि सारा राज्य सरकार का आय जो है खनिजों से जो आय है वो कोयले पर निर्भर है। और झारखंड में जो कोयला है बिटुमिन्स कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, और इसी कोयले से देश में बिजली का उत्पादन होता है। तो यहाँ के नेताओं को सबसे पहले तो ये प्रयास करना चाहिए कि रॉयल्टी का रेट बढ़ाया जाए। लेकिन आज तक ऐसा किसी नेता के मुंह से मैंने नहीं सुना कि रॉयल्टी को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का गंभीर प्रयास किसी भी पार्टी की सरकार में किया गया हो। खैर, अब हम बात करते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के घोटाले। तो झारखंड लोक सेवा आयोग
या प्रांतीय लोक सेवा आयोग के महत्व को सबसे पहले समझना चाहिए। जो भी राज्य में लोक सेवा आयोग है वह राज्य सरकार के राज्य स्तर के पदाधिकारियों की भर्ती करती है, उसकी अनुशंसा करती है और राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो जैसा कि पहले भी कहा जाता रहा है कि शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका तहसीलदार और थानेदार की होती है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। मुगल काल में भी ऐसा ही होता रहा है कि तहसीलदार और थानेदार ही प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिश समय में भी ऐसा ही पैटर्न था, क्योंकि उस समय मुख्य काम था राजस्व की वसूली और विधि व्यवस्था को बनाए रखना। तो इन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी इन दोनों पदाधिकारियों की। भले थानेदार अदालत हो, लेकिन विधि व्यवस्था के संधारण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसी प्रकार से राज्य स्तर के जो तहसीलदार है, जो कि झारखंड और बिहार में जिनको अंचल अधिकारी कहा जाता है, उनकी राजस्व वसूली में किसानों से सीधा संबंध रहता है और उनकी समस्याओं को अपने अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से जिस प्रकार से ऑन स्पॉट और तुरंत सुलझा सकते हैं, वैसा ऊपर के पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। आप किसी राजस्व कर्मचारी के गलती को, मान लीजिए कि उसने कोई गलत रिपोर्ट दे दी है, तो आपको सुधारने के लिए अगर उच्च अधिकारियों को लिखेंगे तो देर भी होगा और अंततः राजस्व कर्मचारी को ही सुधारना पड़ेगा। तो ऐसे हम देखें तो अंचल अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका है। उसी प्रकार से प्रखंड विकास पदाधिकारी की बहाली होती है राज्य लोक सेवा आयोग से। तो जब से 1952 से जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ, तब से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद का सृजन किया गया। उसके पहले नहीं था, क्योंकि विकास कार्य से पहले की जो शासन व्यवस्था थी उसमें कोई भूमिका नहीं थी। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी या जितने भी नीचे पद हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, जिला हैं, जो गजेटेड पद पर हैं, उनकी बहाली तो राज्य लोक सेवा आयोग करती है। तो हम बात करते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यशैली कैसी है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग का विधिवत गठन 2001 में किया गया, लेकिन इसने अपना विधिवत कारोबार यहाँ के नेताओं के सहयोग से 2003 में शुरू किया। कारोबार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी इसका कस्टमर था। तो जब लोक सेवा आयोग अपना कारोबार शुरू किया, लोक सेवा आयोग ने, तब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। तो जो राज्य झारखंड लोक सेवा आयोग के 2 पहले अध्यक्ष, वे किसी प्रकार से प्रशासनिक पद के अनुभव नहीं रखते थे और न तो उनकी अर्हता थी कि वे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने उनको नियुक्त कर दिया। अब क्यों ऐसे लोगों को नियुक्त किया, ये तो बाद में पता चल गया क्यों लोगों को नियुक्त किया गया था। तो बात करते हैं हम झारखंड लोक सेवा आयोग की। तो मैं इसमें प्रथम, द्वितीय और छठे परीक्षाओं के बारे में मैं बात करूंगा। इसके अतिरिक्त मुझे जानकारी नहीं है।
तो मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार से बहाली हुई, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन चूंकि मैं प्रथम जेपीएससी में इंटरव्यू दिया हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी है। और द्वितीय के बारे में तो बहुत से अफसरों के साथ मैंने काम भी किया है, इसलिए मैं उनके बारे में कह सकता हूँ। तो बात है झारखंड लोक सेवा आयोग की। तो मेरा विचार है कि झारखंड लोक सेवा आयोग भारत भूमि का सबसे चमत्कारिक संस्था है। आपने सुना होगा कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू सबको सोना बना देता है। और ऐसा है कि इसने कितने गधों को शेर बना दिया है। और यहाँ झारखंड के नेताओं ने अपने गधों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से शेर बना दिया है, जो कि सीबीआई जांच में और हाईकोर्ट के निर्णय में आपको देखने से पता चल जाएगा।